फिर डेली हंट का ऑफर आ गया अराउंड 48 सीटीसी का। जेप्टो से ऑफर आ गया था मेरे पास अराउंड 65 का। तो मैं कहा स्टैंडा लिविंग दिया तो वहाँ पे तो और भी अच्छा अमाउंट आ गया, वहाँ पे 78 सीटीसी का ऑफर। बाहर पे तो मेरे पास 100 का आ गया, 100 सीटीसी का। हाँ 1 CR का आ गया। मई तक मैंने अराउंड 60 to 80 कंपनीज के इंटरव्यू दे दिए थे। और मेरे पास ऑफर थे अराउंड 20 to 30 कंपनी से ऑफर थे। इंटरव्यू दो, प्रिपेयर करो, जो नहीं आया लिखो, फिर से प्रिपेयर करो। तो मैं वही करता था, मैं दिन भर बैठ के 50 कंपनी में अप्लाई करता। तो टियर 3 का कोई बच्चा है और वो आपके सामने बैठा है और उसकी सीवी में कोई ढंग का प्रोजेक्ट नहीं है, तो क्या आप उसको बाहर कर दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। जल्दी, क्योंकि आजकल तो ये सारी चीजें मतलब क्लोन करके ही बन जाती है, तो कोई मतलब देखता ही नहीं कि भाई तुमने वेबसाइट बनाई है, उन्हें भी पता है कि तुमने कितना बनाई है। तो गाइस, DS Algo is the only subject that you should focus on. ये है conclusion from Raghvendra as well. DS Algo मैथ्स ही है। मैथ्स ही है। अपनी सीवी ऐसी बनाओ कि तुम किसी HR को कन्विंस कर पाओ, क्योंकि HR तुम्हें टेस्ट लिंक देगा। टेस्ट लिंक आने के बाद तो तुम्हारी कहानी है, ठीक है, प्रिपरेशन की कहानी है। तो HR किसी अपने दोस्त HR पकड़ लेना, उनको दिखा के SD को दिखाने से बढ़िया HR को दिखाना अपनी सीवी कि भाई इस पे टेस्ट लिंक आ जाएगा कि नहीं मुझे, ठीक है। मिर्जापुर में मेरी स्कूलिंग हुई है। अच्छा, बाकी वहाँ पे तो नॉर्मल स्कूलिंग होती थी, तो ऐसा कुछ खास नहीं। तो गाइस आप समझ सकते हो कि राघवेंद्र किस टाइप के आदमी होंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाय एवरीवन, सो गाइस आज है हमारे साथ राघवेंद्र, एंड राघवेंद्र की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है यार। इन्होंने टियर 3 कॉलेज से अपनी बीटेक की है, उसके बाद इन्होंने TCS में जॉब करी, और फिर TCS से ये गए एक मैनहट्टन कंपनी है उसमें, वहां पे 2 साल जॉब करी, और फिर उसके बाद इनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया, और फिर इन्होंने डायरेक्टली सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्नैपडील काम किया, एंड उसके बाद इन्होंने और ऑफर्स क्रैक किए, एंड फाइनली उन सब ऑफर्स में से इन्होंने फाइनली SD2 एट माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्ट किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा राघवेंद्र आपसे यही होगा कि आपने कॉलेज में 4 साल क्या किया, और उसके बाद की जर्नी आपकी क्या रही फिर? हाय कमल, सो थैंक्स फॉर हैविंग मी। कॉलेज में यार, मैं तो कॉलेज में जैसे नॉर्मल सभी आजकल के बच्चे CS बैकग्राउंड के लिए भागते थे, तो मैंने भी वही किया। CS में मैंने एंट्री तो ले ली, बट आई वाजंट अवेयर कि CS में होता क्या है। तो कॉलेज में आने के बाद मुझे कुछ चीजें पता चली कि जैसे C कोई लैंग्वेज है, जावा कुछ लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो उस लैंग्वेज को थोड़ा और इनहेंस करने के लिए मैंने फिर कोचिंग ज्वाइन करी। अराउंड मैंने अपने फर्स्ट ईयर में, अराउंड मैं सेकंड सेमेस्टर मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी जावा को सीखने के लिए। अराउंड मैंने वो अराउंड 7 to 8 मंथ मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। देन आफ्टर, अभी भी उस टाइम में भी क्लियर नहीं था कि मुझे अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। कोचिंग तो कर ली, जावा में आपने करना है, इफ एल्स, फॉर लूप, ये सब सीख लिया होगा। क्वेश्चंस वगैरह कितने लगाए थे यार उस टाइम तक? तो फर्स्ट ईयर के एंड सेकंड ईयर तक कोई क्वेश्चन मतलब प्रोग्रामिंग का कुछ पता नहीं था कि करना क्या, प्रोग्रामिंग होती क्या है। बस ऊपर से पता था कि भाई जावा कर लिया, इसमें ऊप्स कांसेप्ट सीख लिए, इसमें जावा नेटवर्किंग सीख ली, ये सारी चीजें सीख लिए, तो सीख के बैठ गए। मतलब अब उसमें कुछ क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है वो नहीं पता था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब कुछ और नया ट्राई करते हैं और कुछ और सीखते हैं। तो मैंने फिर वेब डेवलपमेंट में घुसना शुरू किया। तो फिर थोड़ा वेब डेवलपमेंट किया, थोड़ा बहुत सारे मीटअप्स में ज्वाइन करने लगा, हैकेथॉन में जाने लगा कि चलो कुछ तो सीखने को मिलेगा, कहीं से कुछ पता चलेगा। तो वो सब चीजें करी मैंने। पेटीएम के भी हैकेथॉन गया था एक, और इंडिया बिल्ड फॉर हैकेथॉन है वो भी गया था। बहुत सारे हैकेथॉन ज्वाइन किया, बट वहां से भी कुछ ट्रैक मिल नहीं पा रहा था कि करे क्या, अब और नेक्स्ट क्या करे। आप चले गए इन हैकेथॉन्स में, आपने वेब डेवलपमेंट में घुस गए, लेकिन बस देख के आ गए कि देख के आ गए। मुझे आता नहीं है। मुझे आता नहीं है, मतलब कुछ तो बना रहे लोग। मुझे एक्सपीरियंस लेना था, तो मैं गया, मैं देख के आ गया। चलो भाई क्या है, एक 2 दिन पूरा हैकेथॉन में स्पेंड किया, फिर वापस आ गए। ऐसा होता था कि ऐसा होता है, लेकिन मेरा कोई खुद को बनाने को देगा तो शायद मैं वेबसाइट वगैरह नहीं बना पाता। मैं नहीं बना पाता था उस टाइम पे। ठीक है। तो फिर वही सारी प्रोसेस चला, अराउंड थर्ड ईयर के एंड तक ही चलता ही रहा। मतलब कि वो पूरा वेब डेवलपमेंट वही सब कुछ करते रहे। और थर्ड ईयर के एंड पता चला कि अब कुछ अगर तुम्हें मतलब किसी अच्छे कंपनी में जाना है तो तुम्हें कोड वोड तो करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पड़ेगा। अच्छा। मुझे पता लगा मेरे एक फ्रेंड से, क्योंकि उसके भी फ्रेंड कुछ आईटीज में थे, और उसके फ्रेंड ऑलरेडी करते थे, तो वो पीआर प्रोग्रामिंग उनके साथ करता था। तो वो वहां से मुझे पता चला कि कुछ तो प्रोग्रामिंग होती है जो कि हेल्प करेगी इन फ्यूचर। तो मतलब थर्ड ईयर तक आप ये मान ले कि 3 साल आपने जावा सीखी, बेसिक और वेब डेवलपमेंट में हाथ पैर मारा बस।
हाँ हाथ पैर ठीक मारा है बस, ठीक है और ठीक कुछ है नहीं। ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर आपको तो पता लगा कि भाई डीएसएल को हाँ अच्छे से करना पड़ेगा ये अगर कुछ, अच्छी कंपनी क्रैक हाँ करनी है दोस्त के थ्रू। तो आपने करनी है फोर्थ तो ईयर में हाँ अपना डीएसएल को स्टार्ट किया। 6 सेमेस्टर हाफ हो गया था तब। तो मैंने स्टार्ट किया, फिर अराउंड वो करता रहा अराउंड 4th ईयर तक मैं बस डीएसएल को ही करता रहा, मतलब बिना सोचे समझे कैसे क्या करना, मैं डीएसएल को ही किया। अराउंड 400 क्वेश्चन तक मैंने कर कितने टाइम में लिया। किए होंगे 400 क्वेश्चन आपने ये? अराउंड मैंने वही है 3rd ईयर के एंड से, एक साल दो 1 साल 3 महीने में मैंने अराउंड 400 क्वेश्चन कर दिए होंगे, 400 to 500 क्वेश्चन जो कर दिए हैं। ठीक है। वो एक साल 15 के अंदर, महीने और में, कभी कभी ऐसा भी, हाँ हाँ 15 महीने में 500 15 क्वेश्चन। महीने में, हाँ 15 महीने में 500 क्वेश्चन के आसपास मैंने कर दिए ठीक है थे। ठीक है। फिर टीसीएस कहाँ से आया इसमें अब? अभी हाँ यार अब टीसीएस का अभी भी 15 मतलब 500 क्वेश्चन करने के बाद भी, मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि मेरे परसेंटेज बहुत कम थे, मतलब 70 पॉइंट सम 700 परसेंटेज थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मुझे टीसीएस में आने का क्या रीजन था कि स्टार्टिंग में क्या होता है कॉलेजेस में, जो नॉर्मल कॉलेजेस उसमें मतलब कोडविटा कंटेस्ट करा देते हैं कि चलो तुम कोडविटा दे दो तुम टीसीएस में प्लेस हो जाओगे। हम्म। कोडविटा में तुम्हारा निकल गया, तो कोडविटा निकल तो गया, हम्म। टीसीएस में हो भी गया। उसके बाद आइदर या तो मुझे कंपनी बैठने नहीं देती थी क्योंकि प्लेसमेंट होता था, या फिर जो हाँ, कंपनी बैठने देती थी उसके लिए ये बोल देते थे कि तुम्हारा ऑलरेडी एक कंपनी में हो चुका है, और तुम्हें रखा दूसरी है। कंपनी में बैठने नहीं देंगे। अच्छा। हाँ तो दिक्कत ही होती थी कि जिसमें अलाउ होता था तो उसमें इसलिए नहीं जा पाता था क्योंकि परसेंटेज 75 नहीं थी, जैसे सैमसंग हो गई, समझ और उस गया। टाइम पे क्रोनोसर्ट की कुछ और कंपनी आती थी, तो उसमें अच्छा। हो ही नहीं पाया, मतलब बैठ ही नहीं पाया मैं। तो एट द एंड मेरे पास 4th ईयर के बाद टीसीएस ही था, तो बस अब ठीक है टीसीएस, अब उसका कुछ ऑप्शन नहीं था, तो टीसीएस निकल लिए। फिर ठीक है। लेकिन बट मैं टीसीएस में ज्वाइन करने के बाद भी मैंने वही है कोडिंग तो छोड़ा नहीं, मतलब थोड़ा नहीं। करता ही रहा टीसीएस ठीक है में। हाँ टीसीएस में अराउंड 2 ढाई महीने तो पहले ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 6 महीने में वहाँ टीसीएस में स्टे किया। ठीक छह है। महीने में काम किया, काम तो क्या ही किया, मतलब टीसीएस जाओ आओ वही हाँ वही बस होता ठीक है है। तो। हाँ। हाँ तो वो क्या, बट उसके बीच में मैं कोड करता रहा। फिर उसके बाद मैंने अब टीसीएस से निकलना था, टीसीएस से निकलने की इतनी जल्दी थी कि मतलब कोई एक आध कंपनी पकड़नी है, तो फिर कोई भी उसके मिल बाद जाए मैं मैंने एक चले जाता। इंटरव्यू दिया उस, हाँ बस कोई भी मिल जाए मैं चले जाऊंगा, प्रोडक्ट बेस होगा। ठीक है। तो मैंने मैनहट्टन ज्वाइन कर ली। ओके। मैनहट्टन ज्वाइन कर रही है तो वहां पे थोड़ा बहुत सीखने को मिला मुझे, तो जो कि और मैं काइंड ऑफ स्टेबल हो गया था वहां पे। तो उस टाइम पे इतनी मोटिवेशन ही नहीं आती थी कि कोई और कंपनी स्विच करो या ठीक। फिर कोई फिर से जाओ। तो बट वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो करने होते थे वो काफी कम हो गए थे, मतलब एक साल का गैप आ गया था कि जब मैं इंटर्न में था, जब ऑफिस जाने होते थे एक्चुअली, तो तो मैं वो आपको एक साल समराइज गैप कर भी था उस टाइम। मैं आपको समराइज करता हूँ यहाँ तक ना, कि आपने कॉलेज के बाद आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी कि आप 400 500 डीएसएल क्वेश्चंस कर चुके थे, लेकिन आप लाचार हो गए थे क्योंकि आपकी सीजीपीए अच्छी नहीं थी, इसीलिए आप दूसरी कंपनियों में बैठ ही नहीं पाए और टीसीएस ले देके लास्ट ऑप्शन बचा, तो उसमें आपको जाना पड़ा मजबूरी से, ठीक है। लेकिन आपकी फिर भी आपने अपनी जो डीएसएल की प्रैक्टिस है वो जारी रखी, ठीक है। फिर वो डीएसएल की प्रैक्टिस आपको बाद में काम आई, आपने मैनहट्टन कंपनी में आपको एक मौका मिला और आपने वहां पे जाके अच्छा कर दिया और उसमें आपका हो गया सिलेक्शन। फिर उसके बाद आपने डीएसएल को कर दिया बंद कि भाई अब बड़े टाइम बाद 1 1.5 2 साल की मेहनत के बाद जरा एक नौकरी ढंग की लगी है, अब थोड़ा सा चिल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो वही और डेवलपमेंट का इसमें एक्सपीरियंस अभी तक नहीं है, आपने सिर्फ डीएसएल कर रहे थे आप 4th ईयर से, प्रोजेक्ट के नाम हाँ पे आपकी हाँ सीवी के नाम पे मैनहट्टन में जो आपने अपनी सीवी दी होगी उसमें मेरे हिसाब से टीसीएस एक मेन तो हाईलाइट। हाँ टीसीएस से मेन हाईलाइट था, और कॉलेज में एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रखा था, मतलब मुझे लगता नहीं उससे कुछ वैल्यू भी होगा उस, हाँ, मतलब कॉलेज इतना ज्यादा कुछ हाई फाई प्रोजेक्ट था नहीं कि उसकी कुछ वैल्यू होती सीवी बोलने में। का था। तो टीसीएस, हाँ बस बोलने के लिए था कि प्रोजेक्ट कर रखा है। तो अच्छा। टीसीएस मतलब मैनहट्टन में गए तो फिर वही टीसीएस ही था, टीसीएस थोड़ा बहुत काम किया था, वो भी मैंने किसी और टेक्नोलॉजी पे काम किया था। हाँ मेरी हाँ पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी तो मैं जावा वाली थी, हाँ। टीसीएस में मेरे को पकड़ा जाता है सेल्सफोर्स। अब मेरा उसमें और दिमाग नहीं लगे सेल्सफोर्स में कि ठीक है क्या है ये, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा फुल ऑन जावा बैकग्राउंड से था। तो मैंने उसकी होड़ में और जल्दी थी कि भाई जल्दी से चेंज करना है, मैंने चेंज किया और मैनहट्टन आ गया। अब मैनहट्टन में वही एक साल लग गया। फिर उसके बाद जब ये फिर से लॉकडाउन आया तो फिर मेरे को लगा कि अंदर से फिर से जोश आया कि चुल अब मची तो करना है। कि हाँ भाई फिर से दिल मची कि किया। मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, फिर जरा हाँ और जगह ट्राई करते हैं, अमेजोन अमेजोन जो नाम सुन हाँ रहा हूँ मैं, करते हैं। नाम ठीक है सुना वहां पे ट्राई करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद फिर से वही स्टार्ट किया अपना इंटरव्यू प्रोसेस। तो मैंने इस बार ऐसे कुछ प्रिपरेशन नहीं करी हाँ कि इंटर से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, मैंने उसके लिए अलग से टाइम नहीं दिया। मैं कहा कि अब डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और हाँ। इंटरव्यू के थ्रू ही प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, अप्लाई करते रहते तो साइड प्रिपरेशन करते रहेंगे।
एग्जैक्टली हाँ। तो ओके। इवन जब मेरा इंटरव्यू से मैंने स्टार्टिंग में अराउंड फैब से स्टार्ट किया था देना, पिछले फैब से, तो हाँ, अराउंड फर्स्ट 1 महीने तो हुआ नहीं था। तो 1 महीने में किसी बहुत सारी कंपनी दे चुका था मैं ऑलरेडी, इसमें ठीक हो है। नहीं रहा था किसी में। इसमें हो ही बट वही सिलेक्शन। है कि जो हाँ, वही नहीं, सिलेक्शन नहीं हो रहे थे। तो द रीज़ मतलब जो भी उसमें क्वेश्चंस आते थे, मैं उनको स्किप नहीं करता था। जो भी क्वेश्चंस आए मेरे पास अभी भी एक लिस्ट पड़ी है जिसमें अराउंड मैंने 4 टू 500 क्वेश्चन लिख रखे हैं इंटरव्यू के। कि जो ओके, मेरे को नहीं आते थे, मैंने उसको लिख लेता था और मैं उसको नेक्स्ट इंटरव्यू देने से पहले उसको प्रिपेयर कर लूँ कि भाई ये मेरा यही स्ट्रेटजी है, तो मैं इसी को सही से करूंगा कि इंटरव्यू दो, प्रिपेयर करो, जो नहीं आया लिखो, फिर से प्रिपेयर करो। तो मैं ठीक है। वही करता था, अप्लाई करो, इंटरव्यू दो, सीखो, और यही करता रहा। फिर उसके बाद एक टाइम पे अराउंड 1 महीने बाद मेरे पास ऑफर आना शुरू हो गए। फिर ऑफर आए तो अराउंड मैंने मई तक मैंने अराउंड 60 टू 80 कंपनीज के इंटरव्यू दे दिए थे। हाँ, और मेरे पास ऑफर थे अराउंड 20 टू 30 कंपनी से ऑफर थे, जो इसमें से मतलब पेटीएम थी। 80 कंपनी के इंटरव्यू दिए, हाँ उनमें से 20 कंपनी के ऑफर हाँ आ गए आपके पास। हाँ हाँ, 20 कंपनी का मतलब ऑफर आ गए, 20 से खुशी 25। एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा भाई। कहा पहले मैं कॉलेज में मेरे पास एक टीसीएस थी, उसमें जबरदस्ती जाना पड़ा, और कहा इधर 20 ऑफर, मेरी सेल लग रही है। तो एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं किसी कंपनी में सेलेक्ट हो भी रहा हूँ कि नहीं। बस मेरे हाँ, माइंड में था कि जब तक मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी नहीं है तब तक मैं देता रहूंगा इंटरव्यू, चाहे करूंगा। वो एकदम से खराब कंपनी है चाहे बढ़िया, क्योंकि मैं हमेशा इंटरव्यू में कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन सीखने को मिल ही जाता था, या तो फिर मिल रहा कुछ तुम था, नहीं हाँ। जानते हो तो वो मैं हमेशा कभी भी इंटरव्यू को रिजेक्ट नहीं करता कि भाई ये बेकार कंपनी, तो चलो इसका इंटरव्यू नहीं देते हैं। तो मैं ठीक। हमेशा हर कंपनी का इंटरव्यू दिया, और हम्म। हर कंपनी के इंटरव्यू से मैंने कुछ ना कुछ सीखा था और उसको इम्प्लीमेंट कर देता था। ठीक है। तो मई एंड तक मेरे पास स्नैपडील, पेटीएम, मोबीक्विक, फिर एमएल फिनटेक और ऐसी 4-5-6 कंपनी, मतलब ठीक ठाक कंपनी के और भी ऑफर थे। तो मैंने उसमें से स्नैपडील ज्वाइन करा एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर सीनियर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ। ग्रेट। हाँ, फिर स्नैपडील में स्नैपडील में मेरे को प्रोजेक्ट सही मिल गया था, मतलब अच्छा। कि मेरे सर्च इंजन बनाने का प्रोजेक्ट मिल गया था और अकेले को पूरा प्रोजेक्ट बनाना था। ओके। तो काफी ज्यादा, मतलब उसमें सीखने को तो काफी कुछ मिला, मतलब प्रोजेक्ट भी ऑसम था और वो प्रोजेक्ट ही मुझे इन फ्यूचर काफी सारी कंपनीज के इंटरव्यू देने में काफी हेल्प किया। तो अच्छा। बहुत सारी कंपनी से ऐसा होता है कि मतलब वही प्रोजेक्ट सिस्टम डिजाइन के नाम पे वही प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा है, सिर्फ पूरा प्रोजेक्ट, जैसे अच्छा। टोकोपीडिया हो गया, गोजेक हो गया, उन सारी कंपनी से सिर्फ वो प्रोजेक्ट डिस्कस होना जरूरी था। मतलब एक बार ठीक। तो ऐसा हो गया था कि इंटरव्यू इतना ज्यादा पसंद आ गया था कि वही वही पूरा मतलब 1 घंटे का इंटरव्यू मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी डिस्कस। सीवी, तो मतलब आपका स्नैपडील, स्नैपडील का काम जो 6 महीने का था, बस उसी पे रिवॉल्व हो रहा था, हाँ बाकी हाँ, डीएसएल और सिस्टम डिजाइन। एग्जैक्टली, यस 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 यस। तो मेरा जो काम है वो पूरा स्नैपडील के काम पे रिवॉल्व हो रहा था और हाँ, डीएसएल पे, ठीक है। क्योंकि अगर इमेज सर्च इंजन नाम सुन के इतना ज्यादा फैंसी लगता है कि लोगों को और जानने की इच्छा होती है। इमेज सर्च इंजन बनाया स्क्रैच से, वो भी। और अच्छा। मैंने वहां पे 2-3 लोग भी थे जिसको मैं लीड कर रहा था कि भाई 2-3 मेरे जूनियर थे जो हाँ, मेरे साथ काम कर रहे थे। हाँ, तो हाँ, मैंने हाँ। पूरा प्रोजेक्ट खुद से, उसमें टेक स्टैक क्या होनी है वो भी मैंने चूज किया था, उसमें डिजाइन क्या होना है वो भी मैंने चूज किया था, उसको पूरा हाँ, स्क्रैच से बिल्ड वो भी मैंने किया था। अच्छा। तो इस स्नैपडील से काफी कुछ सीखने को मिला। फिर उसके बाद बट मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ था, क्योंकि स्नैपडील के ज्वाइन करने से पहले भी मेरा एक इंटरव्यू चल रहा था गोल्डमैन सैक्स का। हम्म, तो स्नैपडील ज्वाइन करने के बाद भी वो 2-3 महीने तक इंटरव्यू चला, क्योंकि गोल्डमैन का प्रोसेस काफी लंबा होता है। हम्म, तो हम्म, एक पहले 2 राउंड दे लिए, फिर 1 महीने रुको, फिर उसके बाद ऐसा हम्म। अराउंड सितंबर तक मेरा इंटरव्यू प्रोसेस चला था। सितंबर में मेरे पास फिर से एक ऑफर आ गया, एक स्टार्टअप से। मैं बस अच्छा। दे ही रहा था, स्टार्टअप से ऑफर आ गया। तो फिर वहां से फिर से जोश आ गया कि अब चलो, फिर अब तो यार अब ऑफर ऑफर आ आ रहे गया। हैं तो लग रहा है और भी आ हाँ, जाएंगे, स्नैपडील छोड़ और के। भी आ जाएंगे। हाँ, स्नैपडील छोड़ के तो और भी आ जाएंगे। तो फिर मैंने फिर से देना स्टार्ट किया, तो फिर मेरे पास और भी अच्छे ऑफर आने लगे, मतलब जो कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि मेरे को इतना भी ऑफर आ जाता है। फिर डेली हंट का ऑफर आया अराउंड 48 सीटीसी का। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास एक जेप्टो करके कंपनी अभी हाँ, जेप्टो। रिसेंटली स्टार्ट हुई है, जानता हूँ, जेप्टो। जानता हूँ, हाँ। हाँ, तो जेप्टो से ऑफर आ गया था मेरे पास अराउंड 65 का। तो मैं क्या लगा 65 कि का यार ये ऑफर नंबर ऑफ अमाउंट, मतलब ऑफर, ये बढ़ता जा रहा है। जो सीटीसी का अमाउंट वो बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं फिर वही अंदर से और भी आ रहा है कि अब तो और देना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद मैंने दिया स्टैंजा लिविंग, तो स्टैंजा लिविंग दिया तो वहां पे तो और भी अच्छा अमाउंट आ गया, वहां पे 78 सीटीसी का ऑफर आ गया मेरे 78 पास। सीटी लग गए। ओके। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं अभी मेरे पास फिर उस टाइम तक तो मैं नोटिस पीरियड में था। फिर नोटिस पीरियड में तो इंटरव्यूज देते ही हैं अपन। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने और इंटरव्यू दिया, तो फिर मैं भारत पे का इंटरव्यू दिया। तो हाँ। भारत पे तो मेरे पास 100 का आ गया, 100 सीटीसी का।
फिर 1 CR उसके का भारत बाद से आ गया। हाँ हाँ 1 CR का आ गया। हम्म। फिर उसके बाद मैं मतलब मैं जस्ट भारत में ज्वाइन करने वाला था, हाँ उसके पहले मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर आ जाता है जस्ट सेम डे, मतलब अराउंड 30th को मैं ज्वाइन करने वाला था, 12th की रात में मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर आता है ठीक है। कि तुम्हारा हो गया है। हाँ तो बस वही है कि अगर मैं एक दिन मिस होता और ऑफर ये माइक्रोसॉफ्ट का तो फिर मैं भारत पे में होता भी। हाँ तो हाँ बस एंड हाँ। मोमेंट पे ऑफर आया तो मैंने फिर वही है कि माइक्रोसॉफ्ट से अराउंड 100 वही 1 CR के आसपास का ऑफर आ गया। 1 CR मैच कर रहे होंगे या तो बढ़ा रहे होंगे, ठीक है हाँ वो, हाँ ठीक हाँ है, वही जो वही। भी है। तो तो यार मतलब ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें ये है कि आपने डीएसएल को भी प्रिपरेशन करी है अपने जूनियर ईयर्स में हाँ या कॉलेज में, हाँ हाँ प्रोजेक्ट के नाम पे हाँ आपने कुछ ज्यादा नहीं किया, ठीक है, हाँ, ये कुछ आपकी ज्यादा बात नहीं सही किया। है। हाँ ठीक है, फिर एग्जैक्टली। उसके बाद आपने जो वर्क एक्सपीरियंस गेन करा ना आपने, उसके दम हम्म पे आपने और प्लस डीएसएल के दम पे आगे के इंटरव्यूज निकाले, और फिर वहां से आपका स्नैपडील क्रैक हुआ। तो अब ना हाँ हाँ मेरे यहाँ पे 2 सवाल है। पहला तो ये कि आपने डीएसएल के अलावा कुछ और प्रिपरेशन करी हो जो आपसे इंटरव्यू में पूछी हो, माइक्रोसॉफ्ट से हम्म पहले। सिस्टम डिजाइन पूछा होगा उसमें, हम्म, सिस्टम डिजाइन में बाद में आएंगे, हाँ 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 उससे पहले एसडी हाँ वन के लिए मोस्टली। एंड हाँ हाँ। सेकेंडली कि इतने सारी कंपनीज में अप्लाई कहाँ करते थे आप, और आप जैसे बोल रहे हो कि मैंने 80 कंपनी में इंटरव्यू दिया, तो ये 80 कंपनियों का कॉल कहाँ से आया मतलब आपके पास? यार एक बार तुम्हारी प्रोफाइल अगर मार्केट में आती है तो तुम्हें कुछ टाइम तक तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में गया था Naukri.com है, तो हाँ। तुम एक दिन में 50 कंपनी को अप्लाई कर सकते हो, तो मैं दिन भर बैठ के 50 कंपनी में अप्लाई कर दिया। तो मेरा एक बार प्रोफाइल, तुम्हारे प्रोफाइल की व्यूज 5000 प्लस होते हैं, हम्म। तो तुम्हें फिर अप्लाई करने की जरूरत होती ही नहीं, तुम्हारे पास खुद ठीक है। रिक्रूटर रीच आउट करेंगे। तो एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम मैं अराउंड 1 महीने तक मैं ऐसे रोज अप्लाई करता था कि Naukri.com पे अप्लाई कर दो या रोज फिर इंस्टा पचास हायर पे कंपनियों अप्लाई में? कर दो। ऑलमोस्ट रोज तो नहीं बोलूंगा, लगभग हफ्ते भर में मैं एक दिन बैठा 50 कंपनी में अप्लाई कर दिया, फिर अगले हफ्ते बैठा फिर से 50 कंपनी में अप्लाई कर दिया था, ठीक है। 50 60 जो भी होता था। या ठीक है। फिर कभी कभी बीच में बैड ओपन किया 10 कंपनी में और अप्लाई कर दिया अपने ठीक हिसाब है। से जो सही लग रही है। ठीक है। तो वहां पे अप्लाई करता था मैं। हायरिस करके एक और प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी अप्लाई करता था। हम्म। और एक इंस्टा हायर भी है जो भी रिसेंट है, बट लेकिन वहां पे बहुत सारी अच्छी तुम्हें हाँ स्टार्टअप्स और बहुत सारी हाँ अच्छी अच्छी एमएनसीज मिल जाएंगे। तो इंस्टा हाँ हायर पे मैं अप्लाई, यही 3 मेरे मेन प्लेटफॉर्म पे थे जिस पे मैं अप्लाई करता था हाँ कि हायरिस और इंस्टा हायर वन ऑफ द बेस्ट है। हाँ तो हाँ। मतलब अप्लाई करो स्टार्टिंग में कुछ मेहनत है, उसके बाद तुम्हारा ऑटोमेटिकली कॉल आनी शुरू हो जाती है। एक बार तुम्हारी प्रोफाइल रिक्रूटर के बीच आ गई तो फिर तो हम्म। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप तुम्हारी प्रोफाइल की व्यूज बढ़ती जाएंगे और तुम्हें कॉल आता जाएगा। ठीक है, मतलब Naukri.com पे गाइस प्रोफाइल बनाओ अपनी, शुरू 3-4 महीने अंधा अप्लाई करो, और अपनी सीवी में तुम हाँ बस एक कंपनी का नाम लिखाओ, 2 कंपनी का नाम लिखाओ, उतना ही लिखाओ। हाँ आपके सीवी में भी है ना, आपके सीवी में टीसीएस और उतना ही मैनहट्टन, लिखा दो ही हूँ। चीजें लिखी होंगी। बस बहुत ही प्लेन सीवी बनाया, मतलब मैं तो एक सिंगल पेज की सीवी है और बहुत ही प्लेन है, मतलब उसमें 4 5 स्किल्स मेंशन है, 2 हाँ कंपनी मेंशन है और मेरे अचीवमेंट मेंशन है, बस जितना प्लेन सीवी हो सकेगा। क्योंकि सीवी एक सिलेक्शन प्रोसेस है तुम्हारा एचआर के लिए। अब एचआर को समझ नहीं आ रहा तुमने क्या किया है, तुम्हारा क्या स्किल सेट है, तो तुम्हारा सीवी ऐसे नेगलेक्ट कर देगा। तो हमेशा सिंगल हम्म। पेज सीवी रखते हैं, मैं तो सिंगल पेज रखता हूँ, और जिसमें तुम्हारा मेन स्किल सेट हो वही रखो। क्योंकि हाँ। इंटरव्यू को ये मैटर नहीं करता तुम 50 चीजें हो, तुम्हारे 3 चीजें की हुई है लेकिन अच्छी से की हुई है, तो उसमें तुम उसके काउंटर क्वेश्चन को आंसर कर पाए तो दैट्स इट। वही है। वही कि गाइस एचआर, मतलब एक मिसकंसेप्शन रहती है, एचआर देखते हैं तुम्हारी हम्म, सीवी, ठीक है, अब तुम जानते हो एचआर लोग कौन हाँ होते हैं, ठीक है, तो अपनी सीवी ऐसी बनाओ कि तुम किसी एचआर को कन्विंस कर पाओ, क्योंकि एचआर तुम्हें टेस्ट लिंक एग्जैक्टली। देगा, टेस्ट लिंक आने के हाँ बाद तो तुम्हारी कहानी है, ठीक है, प्रिपरेशन की तुम्हारी कहानी। कहानी। हाँ हाँ तो एचआर, किसी अपने दोस्त एचआर पकड़ लेना, उनको दिखा के, एसडी को दिखाने से बढ़िया एचआर को दिखाना अपनी सीवी, हाँ एचआर को कि दिखाना। भाई इस पे टेस्ट लिंक आ जाएगा कि नहीं मुझे, ठीक है। हाँ क्योंकि एसडी तो बोलेगा ऐसे भाई 50 चीजें डाल ऐसे 50 चीजें डालने की जरूरत है, 3 ही 4 चीज डालो जो समझ आती है एचआर को कि भाई ये हमारी कंपनी में होता है, ये इस बंदे के पास है, इसको टेस्ट लिंक हाँ भेज दो। हाँ हाँ। वो अब ढूंढते रह जाएगा तुम्हारी सीवी में। तुम मान लो कुछ तुम टेक्निकल लिख दो गंदा सा, ठीक है, एचआर बोले भाई ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये हटाओ। तुम्हारा कट सकता है। हाँ तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, Naukri.com पे एक ऐसी सीवी डालना जिसमें तुम्हारी मेन पॉइंट लिखे हो, तुम्हारी स्किल्स लिखी हो, तुम्हारे 2-3 प्रोजेक्ट लिखे हो, तुम्हारी अचीवमेंट लिखी हो, और कुछ ऐसा लिखा हो कि एचआर कन्विंस हो जाए बस, ठीक है। अब वो तुम ढूंढ लो, तुम्हारी अपनी स्टोरी होगी यार, हर बंदा यूनिक होता है। कुछ ऐसा लिखा हो कि एचआर को लगे हाँ भाई ये इसको इसको हम टेस्ट लिंक तो एटलीस्ट दे के देखते।
और फिर तुम naukri.com पे अंधा अप्लाई करो, तुम्हारे पास कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर इंटरव्यू क्रैक करने का प्रोसीजर नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, उस पे आते हैं अब। राघवेंद्र की इंटरव्यू में आपने डीएसएल को कितना प्रिपरेशन करी थी ओवरऑल इंटरव्यू में बैठने से पहले, और उसके अलावा क्या क्या प्रिपेयर किया? डीएसएल को यार मैं देखो बताऊंगा, डीएसएल को तो मैंने जो कॉलेज में प्रिपरेशन किया था वो, और थोड़ा बहुत बीच में मैं करता रहता था। ऐसा मैंने कुछ सेपरेटली अलग से प्रिपेयर नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि वो जो 500 क्वेश्चन किए उसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं हर जगह पे, थोड़े बहुत घुरा फिरा के ही होते हैं। मतलब इंटरव्यू में तुम्हें ऐसे कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसा कुछ नहीं पूछा जाएगा कि भैया बहुत ही मैथमेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि इंटरव्यू में तुम्हें इंटरव्यू का 1 ही घंटा है, तो इंटरव्यू तुम्हें जज करने के लिए 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये ऐसा नहीं हो कि एक हार्ड क्वेश्चन पूछ के फंसा दिया, ना इंटरव्यू तुम्हें जज कर पा रहा है ना तुम उसका आंसर बता पा रहे हो। तो इंटरव्यू कभी मतलब हमेशा मैंने ये नोटिस किया कि इंटरव्यू तुमसे कभी हमेशा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि इंटरव्यू कभी मोटिव तो यही होता है कि जा रहा है इंटरव्यू लेने तो उसको बंदे को लेके आए, तो हमेशा मीडियम क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रहता है। 2 क्वेश्चन रहते हैं और वो क्वेश्चन रिवॉल्व भी होते रहते हैं मतलब हर जगह। ठीक है। तो मैंने यार माइक्रोसॉफ्ट से पहले और स्नैपडील के बाद मैंने लगभग लीड कोड किया था अराउंड, क्योंकि मुझे क्या था कि मुझे गूगल का इंटरव्यू देना था। तो अब गूगल वालों के पास, गूगल से मुझे कॉल तो आ गई थी, और उन्होंने पूरी लिस्ट ऑफ वो दे दिया कि ये प्रिपेयर कर लो, ये बहुत सारी चीजें दे दी थी, एक लिस्ट की ये सारी चीजें कर लो, और उसमें से दिया था कि ये क्वेश्चन भी कर लो, 250 क्वेश्चन तो करके आना। तो मैंने वो क्या किया कि गूगल का इंटरव्यू देना था, तो मैंने 250 क्वेश्चन कर लिए थे लीड कोड पे बैठ के, भाई 2 महीने कंसिस्टेंट की भाई करना ही करना है। तो आपने उसके लिए बस मैंने अपने गूगल 4 दिमाग दोस्त में रखा और उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर ली क्वेश्चनों की। प्रिपरेशन कर ली। मतलब कि उन्होंने बोला कि तुम्हें 250 क्वेश्चन करने हैं। अब मैं 250 क्वेश्चन अभी जॉब के साथ तो करना मुश्किल होता है, क्योंकि स्नैपडील बहुत सारा काम भी होता था। तो मैं क्या किया, पीयर प्रोग्रामिंग करनी, मतलब मैंने अपने 4 दोस्तों को बुलाया, सब बोले कि सब साथ में मिलके करते हैं। तो बाकी वो 4 फ्रेंड भी अभी वो लोग भी अच्छी जगह पहुंच चुके हैं। तो वही है कि मैंने उन 4 सब के साथ बैठा, अराउंड 1-2 महीने कंसिस्टेंट किया। उस 2 महीने मैंने कम से कम 150 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है। अब उसमें भले मुझे मेरा गूगल का नहीं हुआ, बट मेरे और सारी कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक होने शुरू हो गए हैं। हाँ, और कंपनीज निकल गई। तो फिर मतलब डीएसए का तो यही है कि तुम जितना ज्यादा कंसिस्टेंट हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना सही है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट का तो ये सीन है कि अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट में, ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ यूनिक पूछेंगे, बट जो वो पूछेंगे ऐसा होता है कि तुम्हारा, अगर तुमने एक बार में से सॉल्व कर दिया, और उनका खुद का कंपाइलर होता है, तुम्हारा प्रोग्राम उन्होंने बिहाइंड द सीन चलाते रहते हैं, तो अगर तुमने सॉल्व कर दिया, अगर हो गया तो ठीक है। मतलब प्रैक्टिस चाहिए डीएसए के लिए, तो सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, वो इम्पोर्टेंट है। और सिस्टम डिजाइन के लिए मैंने अभी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज पड़े हैं, ऑनलाइन रिसोर्स बहुत सारे, कुछ फ्री रिसोर्सेज है। कोड कर ले एक नया चैनल है, वहां पे भी जाओ, वहां पे भी देखो, ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन। और मैंने से बहुत सारे मीडियम्स के आर्टिकल मैंने पढ़े थे, मतलब 4-5 मीडियम के आर्टिकल पढ़े थे सिस्टम डिजाइन के लिए। और बहुत ही कॉमन है पार्किंग लॉट, व्हीकल डिजाइनिंग, और ये 3-4। तो मैंने इसमें से 3 के 3 अपने से खुद से बैठ के किए थे। ये 3 सिस्टम डिजाइन बिफोर इंटरव्यू मैंने खुद से कर लिए थे, और इसी तीनों के बेसिस पे मतलब मुझे लगता है कि वो सारे इंटरव्यू तुम्हें कर सकते, क्योंकि सिस्टम डिजाइन में अगर तुम्हें वो, मतलब क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज वो कराती है मशीन कोडिंग। तो मशीन कोडिंग में मतलब एक तरीके से सिस्टम डिजाइन ही है। अगर तुमने मशीन कोडिंग 2-3 कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो तुम इजीली ये सिस्टम डिजाइन क्रैक कर सकते हो। बाकी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है, मैंने फ्री रिसोर्सेज ही मतलब यूज किए थे अपने सिस्टम डिजाइन की प्रिपरेशन के लिए। वही है 10 लिस्ट ऑफ टॉप 15 वो प्रिपेयर कर लो सिस्टम डिजाइन, वो उसी में से हर जगह आता है। में गाइस राघवेंद्र की समरी ये है कि टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 क्वेश्चंस जो है नेट पे सिस्टम डिजाइन के, उनको ढंग से काट लो, ठीक है, और ढंग से समझा पाओ इंटरव्यू में, उतना ही काफी है। इंटरव्यू ठीक है, उतना ही काफी है। सिस्टम अब डिजाइन हो गया। तुम्हें यह है कि हाँ, सिस्टम डिजाइन में तुम्हें बस ये है कि तुम इतना भी समझ लो कि तुम्हें अगर इंटरव्यू पूछ रहा है तो तुम उसे काउंटर क्वेश्चन के आंसर कर पाओ, तब तुम्हें इंटरव्यू को लगेगा कि अच्छा हाँ इसने एक्चुअली मतलब हाँ समझ के किया है। मतलब सिर्फ सिस्टम डिजाइन का सिर्फ यही है कि काउंटर क्वेश्चन का आंसर करना आना चाहिए बस, यही है। तो डीएसएल हो गया, सिस्टम डिजाइन हो गया, और एक आपका वर्क एक्सपीरियंस सीवी में जो कंपनी थी उसका जो काम था, स्नैपडील का काम आ गया, और उस स्नैपडील में घुसने के लिए जो पिछली कंपनी थी उसका काम आ गया, उस कंपनी में घुसने के लिए टीसीएस का नाम काम आ गया, बस थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, ठीक है। अब जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए सिस्टम डिजाइन तो हटा दो आप, 2 चीजें बचती हैं फिर, डीएसएल और सीवी। लेकिन जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, ऊप्स, इस सब को आप कहाँ फिट करोगे? यार ये मुझे लगता है कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर तुम किसी स्टार्टअप या नॉवल कंपनी से जा रहे हो तो वहां पे ये सब चांसेस हैं कि पूछ सकते हैं, बट अमेजन हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया,
वो इस पे इतना फोकस नहीं करते, मतलब माइट भी करते हो किसी और जगह, बट यहाँ पे मोस्टली वो फोकस करते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कितनी है। अगर तुम्हारा वो क्लियर है, क्योंकि अगर तुम्हारा मान लो तुमने 1-2 क्वेश्चन ओएस के नहीं भी बता पाए, बट तुमने 2 क्वेश्चन इसके बता दिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के, तो मतलब दे आर ओके कि तुमने 80% ऑफ द इंटरव्यू पे सही किया, तो ठीक है। मतलब तुम्हारा अगर तुम्हारा फोकस है इस तरह की कंपनीज के लिए, फैंग टाइप की कंपनीज के लिए, और तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट है थोड़ी बड़ी कंपनी है, तुम डीएसएल पे ज्यादा फोकस करो भाई। और इंस्टेड अब तुम्हें और कहीं फोकस करना है तो मतलब और नॉर्मल कंपनीज में मतलब प्रिपरेशन तो उसकी भी रखो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना कि कहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन होना है, तो प्रिपरेशन उसकी भी रखो, बट डीएसएल को भी ज्यादा फोकस होना चाहिए भाई कि बिग टेक नहीं, इनफैक्ट आजकल मैं कहता हूँ जितने भी कंपनीज पैसा देती है ना, पैसे देने वाली कंपनीज डीएसएल को पूछती है, ठीक है, वो फैंग हो या जो मर्जी हो, ठीक है। एग्जैक्टली। ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ये थोड़े रटने वाले सब्जेक्ट्स हैं, जग जाहिर है ये बात। तो ये रटने वाले चीजें कौन पूछेगा? टीसीएस टाइप कंपनीज पूछेंगी, ठीक है। तो तुम समझदार हो, तो डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्यादा टाइम मत देना। ऊप्स वगैरह तो यार 7 दिन की चीज है, ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो ऊप्स और डीएसएल को पे ध्यान दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। बाकी एक चीज, एक लास्ट चीज और, ये फ्रेशर्स के लिए मैं बोलूंगा कि भैया हमारी सीवी में कुछ है नहीं, या सीवी में प्रोजेक्ट्स नहीं है, या मतलब होता है ना कि कॉम्पिटेटिव कितनी करें, कॉम्पिटेटिव रैंकिंग कितनी जरूरी है, ये सब चीजों पे आप क्या बोलोगे? यार मैं एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एकदम सेपरेट अलग चीज है, और एक इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग एकदम सेपरेट अलग चीज है। इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी एकदम खतरनाक मैथमेटिकल पूछ देंगे। हाँ। उसमें जो मेरे हिसाब से लीड कोड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है टू गो विद फॉर द इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो तुम जब कॉलेज में हो तो तुम थोड़ा कॉम्पिटिटिव करना चाह रहे हो तो तुम कोड शेफ कर लो या फिर कोड फोर्सेस कर लो, वो सारी चीजें चलेंगी। बट इंटरव्यू के लिए आ रहे हो तो तुम्हें मोस्टली डीएस पे प्रिपरेशन रखो, थोड़ा एल्गोरिदम पे प्रिपरेशन रखो, वो इनफ है। मुझे ऐसा नहीं था कि तुम बहुत ज्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछ के भी क्या करेगा इंटरव्यूअर, उसे वैसा जज ही नहीं कर पाएगा कि भाई इतना खतरनाक मैथमेटिकल। तो तुम कॉम्पिटिटिव तो तुम रखो अपने कॉलेज टाइम तक, बाकी इंटरव्यू के लिए तुम लीड कोड बेस और डीएस मोस्टली फोकस। और प्रोजेक्ट्स पे अब जैसे क्योंकि आप T2 माइक्रोसॉफ्ट में हो, तो अब आप खुद इंटरव्यू लेते हो बच्चों के, ठीक है। तो मान लो कोई Tier 3 का कोई बच्चा है और वो आपके सामने बैठा है और उसकी सीवी में कोई ढंग का प्रोजेक्ट नहीं है, तो क्या आप उसको बाहर कर दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। बस हमारा तो वो है कि कि अगर वो हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे देता है, मतलब जो ऑब्वियसली हम इंटरव्यू पूछेंगे, तो अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसी मतलब कंपनीज अब ऐसी हैं कि वो तुम्हारे किसी कॉलेज या फिर उस पर डिपेंड कर रही हैं। मोस्टली अगर तुम इंटरव्यू या अगर तुम्हें कॉल आ जाती है, अगर तुम उनके इंटरव्यू क्रैक कर देते हो, तो इट डजंट मैटर कि तुम किस कॉलेज से हो, तुम्हारे पास क्या पिछला प्रोजेक्ट था, इंटरव्यू क्रैक कर दिया तो आ जाओ ऐसे। और वही मतलब इंटरव्यू में तुम्हारी सीवी रखी होती है, यही नहीं कि वो सीवी पे हमसे तुम्हारी गड़ाई रखे होता है। सीवी नहीं देखता भाई तुम्हारे इंटरव्यू सारा टाइम। सीवी कोई नहीं, तो सीवी तुम्हारा एचआर के बाद मतलब फर्स्ट राउंड के बाद कोई सीवी नहीं देता, उसके तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर पाते हो इंटरव्यू के सामने। हाँ भाई गॉट इट। तो गाइस अपना सीवी पे इतना ध्यान मत दो अभी, सिर्फ टेस्ट लिंक के लिए सीवी पे ध्यान दो, ठीक है, उससे ज्यादा ध्यान मत दो। प्रोजेक्ट्स तुम कुछ भी बना के डाल दो यार, तुम्हारी मर्जी है वो, क्योंकि फ्रेशर से एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा होएगी नहीं, सिखाना तो उसको वैसे भी है। नहीं, हाँ वैसे ही सिखाना है। तो और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी या फिर गूगल जैसी कंपनी, वहां पे तो तुम एक्सपीरियंस हो तो भी वहां पे तुम्हें जाके सीखना है, क्योंकि वो तो उनके इंटरनल टूल होते हैं सब। हाँ। तो तुम्हें वहां पे एक्सपीरियंस हो, चाहे 10 साल हो चाहे 5 साल, वहां भी भाई तो तुम कोई तगड़े से तुम वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, ये सब कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। अगर तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करना है, इंटरेस्ट है तो कर लो, बट मेन पॉइंट इज DSLGO and DSLGO and DSLGO for SD1, सिस्टम डिजाइन एंड DSLGO for SD2, ठीक है। सीवी सिर्फ HR तक, तो वहां तक रखें उसको। प्रोजेक्ट्स यार अब ऑब्वियसली ये नहीं कि प्रोजेक्ट्स डालो मत, डालोगे नहीं तुम्हारी सीवी में क्या दिखेगा? तुम्हारा नाम, तुम्हारी परसेंटेज बस और तुम्हारी स्किल्स। तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स कुछ डाल लेना, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि मैंने ऐसी एक तगड़ी सी वेबसाइट बना दी है, ऐसी तगड़ी सी ऐप बना दी है, वो ये कर दिया वो कर दिया, इतनी कोई जरूरत नहीं है जल्दी, क्योंकि आजकल तो ये सारी चीजें मतलब क्लोन करके ही बन जाती है, तो कोई मतलब देखता ही नहीं कि भाई तुमने वेबसाइट बनाई है, उन्हें भी पता है कि तुमने कितना बनाई है। उन्हें भी पता तुमने कितनी बनाई है। एग्जैक्टली। तो यही है सच्चाई यार। बाकी मतलब काफी इंटरेस्टिंग है ये चीजें कि ना, क्योंकि काफी लोगों को ना ये बहुत सिंपल चीज है जो आपने करी है ना, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चों को सिंपल चीजें समझ नहीं आती,
मेरा दिमाग 4 डायरेक्शन में चलता है, क्योंकि अगर आप उनको बोल दोगे ना कॉम्पिटेटिव, तो वो कॉम्पिटेटिव को एक अलग सब्जेक्ट मान लेंगे कि इस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने हैं। अगर फुल मार्क्स नहीं लाए तो ओवरऑल परसेंटेज गिर जाएगी, और ओवरऑल परसेंटेज गिर गई तो हमारी सिलेक्शन नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब तुम कॉम्पिटेटिव वही है यार कि मेरे हिसाब से कॉम्पिटेटिव तुम करो, उसके साथ इंटरव्यू बेस्ड प्रिपरेशन करो, और ऐसा नहीं कि तुम वेब डेवलपमेंट में घुसे हुए हो, डीएसएलगो में घुसे हो, मतलब डीएसएलगो में फोकस ज्यादा रखो, क्योंकि वही हेल्प करेगा आगे भी तुम्हारे इनिशियल करियर में भी। तुम 5 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तुमसे पूछा जाएगा, 8 साल हो जाएगा तो भी तुमसे डीएसएलगो पूछा जाएगा, तो कितना वही इंपॉर्टेंट है फिर तो ये। वही। तो गाइस, DSLGO is the only subject that you should focus on. ये है conclusion from Raghvendra as well, who is earning the amount you are dreaming right now. So यार ये है राघवेंद्र। बाकी यार चलो, ये तो होगी प्रिपरेशन की बात, जिनको जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी हट के बात करते हैं कि जैसे आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है अभी, और क्या किस किस चीजों पर काम करते हो आप, और एज अ लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आपको मतलब कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है या नहीं, वो सब। मजा तो बिल्कुल आ रहा है। और हाँ माइक्रोसॉफ्ट तो अपने वर्क कल्चर के लिए भी फेमस है, तो यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कभी नहीं करते कि वो अपने एम्प्लॉयज को फोर्स करे काम करने के लिए। इट्स अप टू हाँ। यू कि तुम जाओ, तुमने मैनेजर से डिस्कस करो, काम मांगो, तो तुम्हें काम करने मिलेगा। तो दे नेवर फोर्सेस टू वर्क कि तुम इतना ज्यादा ज्यादा काम करो, या फिर वो और भी मतलब अपने टाइम से एक्सटेंड करके काम करो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे तो चिल है यार, मतलब मैं को 2-3 महीने हो गए, तो ऐसे तो बहुत ज्यादा कुछ प्रेशर है नहीं है, नॉर्मल काम है। और बाकी तो इनके इंटरनल टूल्स हैं, तो मतलब वो तो अब अगर मैं बता भी दूंगा तो भी मतलब ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा कि वो इंटरनल, इंटरनल है, तुम कहीं सीख तो सकते ही। हाँ बस वही है कि लैंग्वेज आनी चाहिए, कोडिंग लैंग्वेज, उतना काफी है। हाँ, बस उतना काफी है, क्योंकि अब मेरे को भी जावा आती थी, अब मैं जावा से माइक्रोसॉफ्ट में आया तो मैं एकदम ही अलग, सब कुछ अलग चीजों पे काम कर रहा हूँ। हाँ तो हाँ, एक वही तुम्हें स्टार्टिंग में नॉलेज आना चाहिए जिससे तुम डीएसएलओ कर पाओ, दैट्स इट। वही तुम वही डीएसएलओ कर पाओ उस लैंग्वेज से, और उसके वही। बाद तुम आके, तुम्हें अगर एज अ फ्रेशर हो तो तुम कंपनी में सिखा देंगे, और हाँ। ये प्रॉपर टाइम देते हैं तुम्हें, कम से कम अगर फ्रेशर हो तो 8 से 9 महीने टाइम देते हैं, तुम सीखो करो, उसके हम्म बाद तुम एक्चुअल कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करोगे। नाइस ये नाइस। और एक एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, जैसे ना पता है, लोगों को लग सकता है कि जैसे अभी आपने पिछले 4-5 साल में बड़ी बड़ी वो करी है, कोडिंग करी है, DSL को बहुत करा होगा यार, क्योंकि बच्चों को दिक्कत आती है DSL भरने में, तो इनको यार ये तो बहुत कोडिंग करी होगी, इन्होंने ये किया होगा। मुझे जरा बताओगे कि आपकी सच्चाई क्या है, मतलब कि आपने कितने घंटे यार मैं कोडिंग करी होगी, लिटरली सही सही बताऊं, बताना। मैं देखो सही रहा हूँ तो अभी 2 महीने बीच में किए थे हाँ माइक्रोसॉफ्ट से पहले। और हाँ मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बता दिया कि मैंने स्नैपडील ज्वाइन करने से पहले मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था। हाँ और उसके पहले मैं टीसीएस में थोड़ा बहुत करता था, क्योंकि खाली होते थे अपन टीसीएस हाँ में। हाँ हाँ तो टीसीएस में थोड़ा बहुत किया था। मैंने बता दिया कि मेरा पूरा टोटल 1-1.5 साल का पूरा गैप था, जिसमें मैंने एक हाँ सिंगल प्रोग्राम भी नहीं किया होगा। और हाँ। कॉलेज में मैंने किया था कि कॉलेज में अपन फोर्थ ईयर में पहुंच गए, फोर्थ ईयर में मतलब थर्ड ईयर के एंड में मैंने स्टार्ट किया था, फोर्थ ईयर ठीक है के एंड तक कि भाई ठीक थोड़ा थोड़ा बहुत करना है, तो मतलब है। लगा आपने सकते हो गैप्स में चार। किया है? हाँ गैप में किया, मतलब लगा सकते हो कि 500 क्वेश्चन मैंने किए हैं अराउंड 15 महीने में। तो लगभग कितने ही क्वेश्चन हो गए मतलब पर मंथ। छोड़ो, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो, तो जरा ये बताओ कि मतलब कोडिंग के अलावा आप क्या क्या करते हो, मतलब मस्ती करने के लिए। यार अभी तो यही लॉकडाउन के टाइम में तो मैं वही है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, वही अच्छा, सब सीरीज चलती रहती है। ठीक है। अ, बाकी तो यार मुझे घूमना पसंद है, तो मैं हाँ, कहीं भी मतलब हर 2-3-4 महीने में मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं कहीं घूम के आ जाऊँ ऐसा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और आप दारू वगैरह पीते हो? नहीं यार। अच्छा। यहाँ कल्चर तो बहुत है, हाँ, बट वही है कि अभी कल्चर कहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट में? मतलब कि बैंगलोर में कल्चर तो बहुत अच्छा, है। बैंगलोर में। हाँ, बैंगलोर में, ये आपने सही वर्ड बोला। अच्छा, आपका ऑफिस किधर है, बैंगलोर में कल्चर तो बैंगलोर में है कि हैदराबाद में? बैंगलोर में ही है। अरे तो क्या बात है। यहाँ पे बैंगलोर की सबसे बड़ा ऑफिस ये है, आई थिंक फर्न्स गैलेक्सी करके। अच्छा, फर्न्स गैलेक्सी करके। हाँ हाँ हाँ, हाँ सब। हाँ हाँ। तो अभी कोई वही। इन्फॉर्मेशन आई, आप कब बुला रहे हैं ऑफिस? हाँ यार, ये इस वेंसडे से स्टार्ट है ऑफिस जाना यार। अच्छा, इस सिक्सटी वेडनेसडे से स्टार्ट है। परसेंट वैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का ये है कि उन्होंने लाइफ टाइम कर रखा है कि तुम 50% वर्क फ्रॉम होम करो, फिफ्टी हाँ परसेंट वर्क फ्रॉम ऑफिस।
अच्छा तो ये बेनिफिट है कि मतलब ऐसा नहीं कि आफ्टर कोरोना ये खत्म हो जाएगा, तो ये लाइफ टाइम ही आएगा, तो हम हफ्ते में 2 दिन जाओ, 3 दिन नहीं जाओ, फिर 3 दिन जाओ, 2 दिन नहीं जाओ, ऐसा। ठीक है। तो बाकी यार माइक्रोसॉफ्ट के पर्क्स तो और भी बहुत सारे हैं, मतलब कैब है, फ्री खाना है, और भी बहुत सारे पर्क्स हैं, तुम्हारे हॉबीज को परस्यू करने के लिए अलग पैसे हैं, मतलब और भी बहुत कुछ है, मतलब जन्नत तुम्हें है, इक्विपमेंट चाहिए वो हाँ। समझ गए, बच्चों के लिए जन्नत है, यही मिल जाए बहुत। और एक मेरी चीज और है यार, मैंने बात करी है आपके कॉलेज लाइफ से, एक बार जरा बताओगे कि आप 12th में 10th में स्कूल में आप किस तरीके के बच्चे थे? यार मैं तो कभी ऐसा नहीं था कि मैं फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक ला रहा हूँ, मैं तो कभी कभी एक ऐसा सोचता था कि मैं कॉलेज में अराउंड 6 और 7 क्लास में मैं मैथ में फेल भी हो गया था। अच्छा। तो वैसे मैंने मतलब अराउंड क्लास 10 तक या फिर क्लास 9 तक ही मैंने मतलब स्कूलिंग करी है, उसके बाद तो मैं 10th का तो मैं वहीं चला गया था, कोटा ही चला गया था। तो मुझे उसके बाद तो स्कूल पता ही नहीं कि स्कूल क्या होता क्या है, क्योंकि हाँ 3 साल हाँ तो मैं कहीं गया हाँ ही नहीं हाँ हाँ हाँ, स्कूल। ठीक तो है। वही कोटा अपनी क्लासेस करते थे। बाकी क्लास 10th में भी मतलब नॉर्मल स्कूलिंग होती थी एक्चुअली। मैं हूँ फ्रॉम मिर्जापुर अभी। हाँ, तो मिर्जापुर में मेरी स्कूलिंग हुई है। अच्छा, बाकी वहाँ पे तो नॉर्मल स्कूलिंग होती थी, क्या मतलब बात ऐसा है। कुछ खास फिर नहीं। तो गाइस आप समझ सकते हो कि राघवेंद्र किस टाइप के आदमी होंगे। मगर मैं शरीफ है, ठीक है। कोई नहीं, कोई गलती हो गई कि मेरे से सेंटर में माफ कर देना मेरे को, ठीक है। अच्छा, तो कोटा में आपने तैयारी करी है, तो कोटा में बड़ी मेहनत करी थी कि मतलब एवरेज ही तैयारी करी थी? मतलब जैसे आपके सिलेक्शन आईआईटी क्या में मैं नहीं हुआ, तो क्या आपका नहीं रिएक्शन हुआ वगैरह क्या था? यार। अब देखो फर्स्ट मतलब पहले जब कोटा में चले गए, मतलब चले तो गए बट समझ नहीं आता था, सब कुछ हवा से मतलब ऊपर उड़ता था। हाँ 11 तो ऐसे निकल गया, कुछ पता नहीं चला। 12th में थोड़ा बहुत फोकस करना चाह रहा, बट इतना ग्रेस्प भी नहीं हो पाता था कि भाई मैं मतलब जो इतना पढ़ा रहे हैं वो ही ऊपर जा रहा है। मेरे बस का तो नहीं है 12th इतना। भी मैंने चलो हाँ, इतना हो ही नहीं पा रहा था। फिर 13th में मैंने थोड़ा अपनी जान लगाई कि चलो करते हैं, तो मैं अच्छा, मैथ्स मतलब मैं सोचा कि मैं मैथ्स सही कर लूंगा। मैथ्स के दम तो पे ही। मैथ्स मैंने 13 में, हाँ मैथ्स मैंने सही कर ली थी। और मैं लगभग इवन अपने मतलब कोटा में अराउंड बैच होता था, मैं हर महीने टेस्ट करता था, तो मैं टॉप 100 में आ जाता था। मैं मतलब कभी अरे, टॉप 200 में आ गया, टॉप हाँ 100 में हाँ आ हाँ जाता था मैं हाँ, मैथ्स में बस। बाकी मैथ्स में। और तो और केमिस्ट्री और फिजिक्स तो फिर भी वही ले डूबी थी। ठीक है ठीक है ठीक तो है, तो मैथ्स मैथ्स में थोड़ा आपने सही कर ध्यान लिया दिया। था मैंने अपने। हाँ हाँ मैथ्स में ध्यान दिया है। उसी ने आपको आगे बेनिफिट दिया, क्योंकि डीएसएल को भी गाइस मैथ्स की हाँ तरह हाँ ही एग्जैक्टली डीएसएल को मैथ्स ही है मैथ्स ही है। तो अगर कोई डीएसएल को करने वाला है ना और उसकी मैथ्स बड़ी कमजोर है, तो मैं तो रेकमेंड करूंगा पहले मैथ्स से सुधार लेना अपनी, ठीक है? मैथ्स सीखो। तो मैं चाहे 4 महीने फालतू लग जाए, लेकिन मैथ्स पहले कर लेना। एग्जैक्टली। हाँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो पूरी मैथ्स है, इंटरव्यू बेस्ड हाँ प्रोग्रामिंग में भी मैथ्स आ ही जाता है। भाई, और कॉम्पिटेटिव का ना, पता है क्या मैं क्या बोलता हूँ बच्चों को, कि यार कॉम्पिटेटिव ना तुम कर लो, तुम्हारा दिमाग अच्छा हो जाएगा, हाँ तुम थोड़ा जल्दी हाँ सोचो, हाँ एग्जैक्टली। तुम्हारी हाँ टाइपिंग स्पीड तेज हो हाँ जाएगी, ये चीजें हाँ इनहेंस हो जाएंगी सारी चीजें, और ये तुम्हें एक्चुअल इंटरव्यू में हेल्प कर जाएंगी। पर ये नहीं कि अगर तुमने नहीं किया तो तुम डीएसआई क्वेश्चंस नहीं निकाल पाओगे शायद, थोड़ा स्लो एग्जैक्टली। निकाल पाओ, किसी ने कॉम्पिटेटिव अच्छी कर रखी है उससे स्लो निकाल पाओ, हाँ लेकिन हाँ गोल ये है कि तुम्हें निकालना आना चाहिए गिवन टाइम फ्रेम में। हाँ हाँ एग्जैक्टली। वो है। ठीक है यार, सही है यार राघवेंद्र, बहुत बढ़िया था ये तो। अब तो मतलब मैं एंडिंग करता हूँ एक बार ना, कि बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और आई होप ये पॉडकास्ट गाइज इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि क्योंकि इनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। इन्होंने जो बताया है इसको ढंग से फॉलो कर लोगे ना, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता किसी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने से। तो जस्ट मेक श्योर यू फॉलो द स्टेप्स ही टोल्ड, शिद्दत से करना, ठीक है? और आज का पॉडकास्ट इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और ऑनेस्ट टॉक्स में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप रॉकिंग एंड टेक केयर, बाय बाय। बाय एवरीवन।